तो दिस इज एम के वेलकम टू लेट्स गो। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी बेस्ड भूगोल के दूसरे चैप्टर को लेकर के आए हैं। दूसरा पार्ट है अक्षांश एवं देशांतर रेखा। अक्षांश किसे कहते हैं, देशांतर रेखा क्या होती है ग्लोब में। देखिए दूसरे पार्ट का नाम है कक्षा 6 का यह भूगोल है। यह कक्षा स्कूली छात्रों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रतियोगी परीक्षाओं से एनसीईआरटी से क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है। पीसीएस, आईएएस, पीजीटी, टीजीटी, अन्य बेसिक जो भी ग्रुप सी तक की परीक्षाएं हो रही हैं उसमें इस भूगोल से सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत प्रश्न बनते हैं। उसके विषय में आज हम एनसीईआरटी की पुस्तक लाए हैं। आपको अक्षांश देशांतर रेखा के विषय में बताएंगे। ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर पाठ 2 कक्षा 6 भूगोल का पाठ्य पुस्तक। आइए देखते हैं। दोस्तों आपको पिछले पहला जो अध्याय था सौर मंडल में पृथ्वी हमने बताया था। दूसरा आज का पाठ है अक्षांश एवं देशांतर। यहाँ पे देखिए लिखा है, पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। कैसा है पृथ्वी? दीर्घवृत्ताकार, परवलयाकार, उसको मान दोनों चपटी है। ध्रुवों पर पृथ्वी चपटी है। यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारी यह कैसी दिखती है? कल्पना करिए पृथ्वी कैसी दिखती है। इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानीपूर्वक ग्लोब को देखिए। अपने ऑफिस में देखे होंगे, कहीं पर ऑफिस में जो प्रधानाध्यापक कराता है, प्रधानाचार्य कराता है, प्राचार्य कराता है कॉलेजों में, तो ग्लोब रखा रहता है टेबल पर। उस ग्लोब को ध्यान से देखिए। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। जो पृथ्वी है ग्लोब में उसी को दर्शाया गया है, एक प्रतिरूप दिया गया है। दोनों ध्रुव हैं, एक सुई नुमा आपका आकृति रहता है, उसी पर टिकी रहती है, उस अक्ष पे झुकी रहती है। ग्लोब को आप देखेंगे और देख करके उसको समझिए। आपको मैं ग्लोब दिखा रहा हूँ, देखिए ये ग्लोब है, इसी की बात किया जा रहा है। जो अक्ष लिखा गया है यहाँ पे, आपको जूम करके मैं दिखा रहा हूँ ग्लोब को। ये जो देखिए अक्ष जो लिखा है ये सुई है, यही अक्ष पे झुकी हुई है। 23.5 डिग्री पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है। इसी सुई नुमा जो आपको इसको बोलते हैं 0 डिग्री, इसी पे पृथ्वी टिकी हुई है और इसी के चारों तरफ, अपने अक्ष के चारों तरफ घूमती है। यही ग्लोब है। तो प्रधानाध्यापक के ऑफिस में जाएंगे, टेबल पर रखा रहता है ग्लोब, अध्ययन बच्चे करते हैं और इसको ग्लोब को बच्चों को दिखाया भी जाता है, इसे समझाया जाता है। तो इसको देख करके अनुमान लगाया जा सकता है बच्चों। ठीक है साथियों, आइए देखते हैं। तो यह चित्र 2.1 दिया गया है पाठ्यपुस्तक कक्षा 6 एनसीईआरटी बेस्ड। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। लिखा है यहाँ पे ग्लोब विभिन्न आकार और प्रकार के हो सकते हैं जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाया जा सकता है। दोस्तों ग्लोब कई प्रकार के हो सकते हैं। आसानी से नहीं ले जाए जा सकते हैं पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं, उस प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। वह अक्ष पर जो सुई पे टिका है चारों तरफ आप घुमा सकते हैं उसको। ग्लोब ऐसा होता है। तो आपको बताया मैं कि ग्लोब स्थिर नहीं होता है, इसको कहीं भी आप ले जा सकते हैं पॉकेट में, छोटा ग्लोब, बड़ा ग्लोब, और जैसे मानचित्र होता है दोस्तों। तो ग्लोब इसीलिए बनाया गया कि पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना बहुत ही कठिन है। पृथ्वी के समान, पृथ्वी इतनी बड़ी है कि उसको गोले पर दर्शाना बहुत ही कठिन हो जाता है। तो अब प्रश्न उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति को कैसे बताया जा सकता है, कैसे दिखाया जा सकता है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं को संदर्भ की आवश्यकता होती है। उस संदर्भ को मानक मान लेते हैं और उसी ग्लोब पर हम दर्शा देते हैं। उस मानक के हिसाब से यह पता लग जाता है कि कौन सा बिंदु, कौन सा स्थान कहाँ है। और ग्लोब पे एक सुई नुमा झुकी हुई अवस्था में एक रेखा, सुई उसको बोलते हैं, उसी क्या बोलते हैं, अक्ष बोलते हैं दोस्तों, जो जिस पे टिकी रहती है पृथ्वी। तो अक्ष के जो अक्ष सुई झुकी हुई है इसी को अक्ष कहा जाता है। जो पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है जिस अक्ष पे, यही सुई नुमा आकृति को अक्ष कहा जाता है दोस्तों। और ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर यह सुई गुजरती है, जो बिंदुओं से होकर यह सुई गुजरती है, दो बिंदुओं पर टिकी है यह सुई और इसी के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है। तो उन दो बिंदुओं को ध्रुव बोलते हैं। एक दक्षिण ध्रुव और ऊपर वाले भाग को उत्तरी ध्रुव बोलते हैं। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। जो आपका ग्लोब सुई पे टिकी है इसको हम पश्चिम से पूर्व की तरफ घुमा सकते हैं। लेकिन याद रखें इन दोनों में एक अंतर है। क्या है अंतर? यह है कि पृथ्वी पर वास्तव में दोस्तों कोई ऐसा सुई नहीं है। दोनों में यही अंतर है कि वास्तव में पृथ्वी पर कोई सुई नहीं होता है। यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है जो एक काल्पनिक रेखा है। ऐसा पृथ्वी पर कोई सुई नहीं लगा है, लेकिन एक काल्पनिक रेखा माना जाता है कि पृथ्वी इस अक्ष पे चारों तरफ पश्चिम से पूर्व घूमती है। एक अन्य, चूंकि झुकाव होता है 23.5 डिग्री, एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है और इसे हम विषुवत रेखा बोलते हैं, 0 डिग्री भूमध्य रेखा बोलते हैं। और इसको हाय दोस्तों विषुवत कहा जाता है उसको। जो क्षैतिज 0 डिग्री उसको भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। आपको बता दें कि उस आकार के भागों में जो 2 बराबर भागों में बांटती है, इसके ऊपर विषुवत रेखा के ऊपर उत्तरी गोलार्ध, नीचे दक्षिणी गोलार्ध होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये कक्षा 6 के बुक का
पेज नंबर 2 आइए इसको देखते हैं, इसमें क्या है, क्या बातें हैं जो महत्वपूर्ण है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध, मैं आपको बताया कि जो पृथ्वी का आधा भाग है और आधे भाग विषुवत रेखा से ऊपर, ऊपरी भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस रेखा जो खींचा जाता है 0 डिग्री विषुवत रेखा, इसके ऊपर के भाग और नीचे के भाग जो होते हैं ये दोनों बराबर होंगे, काल्पनिक वृत्त बनाते हैं। और ये विषुवत जो वृत्त है पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती हैं एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुव तक स्थित सभी समांतर वृत्तों, यहाँ पे देखिए सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश समांतर रेखाएं कहा जाता है। अब आपको हम यह बताते हैं कि जो विषुवत रेखा होता है इसी के समांतर वृत्तों को अक्षांश या समांतर रेखाएं कहा जाता है। उसके समान अगर हम रेखाएं खींचेंगे विषुवत रेखा के और समांतर खींचेंगे तो वही अक्षांश रेखाएं कहा जाता है दोस्तों। और अक्षांश रेखाओं की संख्या क्या होती है, आगे आइए नीचे देखते हैं, लिखा गया है अक्षांशों को अंश में मापा जाता है और आप यहीं पे देख लेंगे कि देशांतर को डिग्री में मापा जाता है। यानी अक्षांश रेखा स्थिति को दर्शाने के लिए होता है, किसी भी स्थान की स्थिति को दर्शाता है, और जो देशांतर रेखा है समय को दर्शाता है, कौन समय कौन सा स्थान कितना समय लगेगा, तो डिग्री में उसको दर्शाते हैं हम। यानी देशांतर समय को दर्शाता है, अक्षांश रेखा स्थान को दर्शाता है, दूरी को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे देखते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ खींच करके, देखिए ग्लोब है, यही है जो मैं बना रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा, यह ग्लोब है दोस्तों, यह ग्लोब हो गया और इस पर हम विषुवत रेखा खींच लिए। देखिए विषुवत रेखा आपको दिख रहा होगा, यह मोटी लाइनों से विषुवत रेखा खींच लिया मैंने। इसको थोड़ा सा डैश कर देते हैं, मोटी लाइनें हैं। यह 0 डिग्री, यह 0 डिग्री विषुवत रेखा हो गया। अब इस 0 डिग्री के ऊपरी भाग को उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। ये आपका भाग जो हो गया ये उत्तरी गोलार्ध है दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध। और इस विषुवत रेखा के निचले भाग को दक्षिणी गोलार्ध बोलेंगे, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, इस विषुवत रेखा के दोनों रेखा के ऊपर नीचे दोनों भाग बराबर होता है एक्चुअल। अब यही अक्षांश रेखा जो आपका है विषुवत रेखा, इसी के समांतर हम रेखाएं खींच लेते हैं ऐसे, क्षैतिज बड़ी लाइन बोलते हैं इसको, यानी कि लेटीट्यूड, इंग्लिश में बोलेंगे लेटीट्यूड। अब देशांतर रेखा दोनों ध्रुवों को मिला, यहाँ दोनों ध्रुव है, ये चपटा जो थोड़ा सा ध्रुवों पर ये पृथ्वी अपना चपटा होता है, और इस ध्रुव को मिला करके जो हम रेखा खींचते हैं ऐसे, दोनों ध्रुवों को मिलाकर खींचेंगे, इसको देशांतर रेखा बोलते हैं। इसको लॉन्गिट्यूड, इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, लॉन्गिट्यूड। और ये देशांतर रेखा समय का निर्धारण करता है, जैसे कि डिग्री में इसको मापते हैं। अक्षांशीय रेखा को हम अंश में मापते हैं, अंश में ये दूरी का निर्धारण करता है। तो ये जो दिखा रहा हूँ मैं आपको लॉन्गिट्यूड, यानी कि ये खड़ी लाइन होती है, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, हिंदी में बोलेंगे ऊर्ध्वाधर लाइन, और इसको क्षैतिज लाइन बोलते हैं अक्षांशीय रेखा को। ठीक है, ऐसे मिला लेते हैं, ध्रुवों को एक बिंदु पर मिलाते हैं सभी रेखाओं को। यहाँ थोड़ा सा मैं प्रकार से नहीं खींच रहा हूँ, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये देशांतर रेखा दोनों ध्रुवों को मिला करके खींचते हैं, और ये जो अक्षांशीय रेखा है विषुवत रेखा के समांतर इसको खींच लेते हैं हम, समान दूरी पर। समांतर मतलब होता है समान, चारों तरफ जहाँ से भी मिलाएंगे इसको समान दूरी होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको जो क्षैतिज दिख रहा है ये क्षैतिज यानी कि अक्षांश रेखा है, और जो ऊर्ध्वाधर दिख रहा है लॉन्गिट्यूड ये आपका देशांतर रेखा है। तो आपको मैंने बताया देशांतर और क्षैतिज रेखा, तो आप समझ सकते हैं कि क्षैतिज रेखा दोस्तों, क्षैतिज रेखा से दोस्तों हम समय स्थान, यहाँ पे आप गलती हो गया, दूरी को मापते हैं। क्षैतिज रेखा से दूरी को मापते हैं और देशांतरी रेखा से समय का पता लगाते हैं, यानी कि समय का, तो इसको डिग्री में मापते हैं। समय किस में रहेगा, डिग्री में, और जो आपका अक्षांश रेखा रहता है अंश में रहता है। आइए हम चलते हैं पुस्तक पे, देखते हैं क्या लिखा है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि 360 अंश का 1/4 यानी कि 90 अंश, 360 को 4 से भाग देंगे तो 90 अंश आएगा। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अंश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। तो 90 अंश जो होता है उत्तरी ध्रुव पर, 90 अंश आपका हो गया, एक बिंदु हो जाता है यह, यानी अक्षांशीय रेखा की स्थिति जो होती है ऊपर जाएंगे ध्रुव की तरफ तो घटती जाती है, उसकी दूरी एकदम कम हो जाएगा, एक बिंदु के समान हो जाएगा। वही दक्षिणी ध्रुव पर भी होता है, यानी उस बिंदु को हम 90 अंश मानते हैं दोस्तों। यहाँ 0 डिग्री से स्टार्ट करेंगे विषुवत रेखा से, ऊपर जैसे जैसे हम ध्रुव की तरफ बढ़ेंगे अक्षांशीय रेखा की दूरी कम होती जाती है, और वहाँ पे बिंदु को हम अंश में 90 डिग्री मानते हैं। ठीक है, आइए नीचे देखते हैं। इसको हम समझने के लिए आइए अक्षांशीय और जो अंश में होता है इसको समझते हैं कि कौन कितने अंश पर कौन सा स्थान निर्धारित है दोस्तों। देखिए यहाँ पे इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को, यानी कि जो विषुवत रेखा के ऊपर हम जो अक्षांशीय रेखा खींचे हैं उस रेखा को बता रहा है कि उसको हम उत्तरी अक्षांश रेखा बोलते हैं, और विषुवत रेखा के दक्षिण स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है दोस्तों। आप समझ सकते हैं कि आपको मैं अभी खींच करके अक्षांशीय रेखा बताया कि विषुवत रेखा के नीचे दक्षिणी गोलार्ध होता है, और दक्षिणी गोलार्ध में खींचे गए, इसका मतलब यही है कि दक्षिणी गोलार्ध में खींचे गए अक्षांशीय रेखा को दक्षिणी अक्षांश रेखा कहा जाता है। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। प्रत्येक अक्षांश लिखेंगे, जैसे कि 0 डिग्री लिख ली विषुवत रेखा, फिर 0 डिग्री से जैसे ही नीचे आएंगे तो 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ऐसे लिखेंगे। और
लिख करके वहाँ पे बिंदी दे देंगे। उत्तरी अक्षांश लिखना है तो ऊ लिख करके बिंदु और नीचे अपना दक्षिण या उत्तर लिख ले। तो सामान्यतः इसे ऊ या द अक्षर से व्यक्त किया जाता है। आप देख सकते हैं उसको, यहाँ पे मैं फिगर में दिखाऊंगा कि ऊ लिखा है, देखिए यहाँ पे 20 डिग्री ऊ लिखा है, यहाँ पे देखिए 60 डिग्री ऊ लिखा है, यानी कि उत्तरी होगा, उत्तरी अक्षांश, मतलब अंश लिखा है तो अक्षांश हो जाएगा, और यही लिखा रहता डिग्री तो आपका देशांतर। तो इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ साथ उसकी दिशा यानी उत्तर दक्षिण सभी दर्शाया रहता है। इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं, ऊ सुन्ना द लिख करके बिंदी दे देते हैं, इससे व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में आप देखिए, इसको समझाते हैं स्थान को कैसे इसके दर्शाया जाता है। महाराष्ट्र में अगर एक चंद्रपुर है और ब्राजील जो दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है, तो यानी दक्षिणी अमेरिका देश है, वहीं पर ब्राजील आपका एक देश है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में ब्राजील देश है। तो चंद्रपुर को हमको अगर दर्शाना होगा तो महाराष्ट्र में ये है। तो महाराष्ट्र कहाँ है? भारत में है। तो भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में है और आपका दक्षिणी अमेरिका जो है दक्षिणी गोलार्ध में है। तो एक चंद्रपुर को हमको दर्शाना है, एक बेलो होरिजेंटो को दर्शाना है दोस्तों। तो बेलो होरिजेंटो दक्षिणी अमेरिका का एक देश है। तो बेलो होरिजेंटो को मैं इस गोलार्ध में कहाँ दर्शा सकता हूँ? आपका ये देखिए 0 डिग्री है, तो आपका ये दक्षिणी गोलार्ध में बेलो होरिजेंटो को दर्शाएंगे। तो 20 डिग्री अक्षांश पर वो भी स्थित है, बेलो होरिजेंटो दक्षिणी अमेरिका का देश है। और भारत के महाराष्ट्र में चंद्रपुर है, वो भी आपका 20 डिग्री अक्षांश पर स्थित है यहाँ पे। तो दोनों को हम 20 डिग्री अक्षांश इसको लिख सकते हैं कि महाराष्ट्र का जो चंद्रपुर है 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित है और बेलो होरिजेंटो दक्षिणी अमेरिका का 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में स्थित है। इस प्रकार से समझ सकते हैं कि स्थानों को अक्षांशीय विस्तार से कैसे दर्शाते हैं। यही अक्षांशीय और देशांतरीय रेखाओं का आपकी स्थिति को समझना है। इस पुस्तक में देखिए यहाँ पर फिगर बनाकर समझाया है। देखिए, इसलिए चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तर अक्षांश पर तथा बेलो होरिजेंटो 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। चित्र 2.2 को स्पष्ट है कि जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं, देखिए यहाँ पे जाते हैं, अक्षांशों का आकार घटता जाता है। यहाँ पे स्पष्ट मैं आपको ऊपर बताया था कि जैसे जैसे विषुवत वृत्त से ऊपर जाएंगे, उत्तरी ध्रुव की तरफ जाएंगे, तो एक ये जो अक्षांश रेखा है दोस्तों एक बिंदु के समान हो जाता है। उसी को हम बोलते हैं 90 डिग्री पर जाकर के, माफ कीजिएगा 90 अंश पर जाकर के दोस्तों यह बिंदु बन जाता है। इसको हम बिंदु मानते हैं। इसी को हम विषुवत रेखा से काउंट करते हैं तो हमारे अक्षांशीय रेखाओं की संख्या दोस्तों हो जाती है 181। वैसे विषुवत रेखा से ऊपर 79 और विषुवत रेखा से नीचे दोस्तों 79, अगर बिंदु को ले लेंगे तो 80 हो जाता है। 80 रेखाएं होती हैं। तो अक्षांशीय रेखाओं की टोटल संख्या 181 होती है दोस्तों। लेकिन इसको हम रेखा नहीं मानते, बिंदु मानते हैं। जो आपका 90 अंश है इसको हम बिंदु मान लेते हैं, तो 2 घटा देंगे, 181 में से 2 घटा देंगे दोस्तों तो 179 होता है। अक्षांशीय रेखाओं की संख्या 179 विकल्प में अगर दिया है 181 तो आप 181 लगाएंगे। एनसीईआरटी में आइए नीचे देखते हैं कितना है, उसको मानक माना गया है, एनसीईआरटी में दिया होगा, हम इसको बता रहे हैं आपको। तो इसको फिगर देख लीजिए, यहाँ पे जो आपको दर्शाया गया 2.1 में 2.2 है, फिगर 2.2। ये आपका जो दिख रहा है उत्तर ध्रुव है। यहाँ से नीचे 80 डिग्री आपका डिग्री में है, देशांतर रेखा नहीं है, जो गोल गोल खींचा गया आपका ये अंश है। तो 80 अंश है उत्तरी, 60 डिग्री उत्तरी, 40 डिग्री उत्तरी, 20 डिग्री उत्तरी। ये नीचे जो डॉट डॉट दिखाया गया है दोस्तों यही है विषुवत वृत्त। इसी को भूमध्य वृत्त भी बोलते हैं, 0 डिग्री वृत्त भी बोलते हैं। ये बीचों बीच है, इसी के ऊपर ये उत्तरी गोलार्ध, नीचे दक्षिणी गोलार्ध। तो ये जो दिख रहा है आपका 20 डिग्री दक्षिण लिखा है, द लिखा है, द के सुना, यानी कि 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे स्थित है। यहीं पे आपका ये कौन सा शहर है दक्षिण अमेरिका का? बेलो होरिजेंटो, ठीक है दोस्तों, यहीं पर स्थित है 20 डिग्री दक्षिणी। और आपका जो महाराष्ट्र का भारत में पड़ता है चंद्रपुर, यहाँ पे देखिए 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश यहाँ पे स्थित है बेलो होरिजेंटो, चंद्रपुर महाराष्ट्र का। यह स्थिति बताता है अक्षांशीय रेखा दोस्तों। स्थानों की दूरियों के हिसाब से प्रदर्शित किया गया है ग्लोब पर। और यही डिग्री को हम जब देखेंगे कौन सा स्थान कितना समय में कितना अंतर है, 2 स्थानों के बीच में कितना समय का अंतर है, यह देशांतर रेखा बताता है हमारा। तो देशांतर रेखा से दोस्तों हम पता करते हैं कि कितने समय का अंतर है एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच में, एक जगह से दूसरे जगह के बीच में। उस देखेंगे हम अगले पेज पे है, देशांतर रेखा को देखेंगे। पेज नंबर 3 दोस्तों आ गए हम, पुस्तक कक्षा 6 एनसीईआरटी बेस्ड। तो इसको देखेंगे पॉइंट 1 में दिया है दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर, ठीक है दोस्तों। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री, उत्तरी गोलार्ध में जो अक्षांशीय रेखा है तो 23.5 अंश डिग्री बोलते हैं यहाँ पे दोस्तों, अंश रहता है जो दूरी रहता है, और अक्षांशीय रेखा अंश में रहता है, देशांतरी को डिग्री में। तो ये जो 23.5 अंश उत्तर जो लिखा है दोस्तों ये कर्क रेखा है। और यहीं पे दूसरा पॉइंट देखेंगे, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 अंश पे होता है दोस्तों, इधर लिखा है देखिए। तो यानी कि जो हम दक्षिणी गोलार्ध में रेखा खींचते हैं 23.5 अंश पे, उसको हम मकर रेखा बोलते हैं। और जो उत्तरी गोलार्ध में 23.5 अंश पे हम रेखा जो खींचते हैं समांतर विषुवत रेखा के, उसको हम कर्क रेखा बोलते हैं। यानी कि कर्क रेखा कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों। मकर रेखा कहाँ है? दक्षिणी गोलार्ध में। इसको आप याद रखेंगे कि निचले उत्तरी गोलार्ध को हम कर्क रेखा बोलते हैं 23.5 अंश को, और
मकर रेखा कहाँ है? दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 अंश को मकर रेखा बोलते हैं दोस्तों। तीसरा पॉइंट देखेंगे, विषुवत वृत्त के 66.5 अंश उत्तर में, उत्तर ध्रुव, क्या बोलते हैं उसको? उत्तर ध्रुव वृत्त बोलते हैं। जब हम विषुवत रेखा से 66.5 अंश पे जाएंगे दोस्तों, तो उसको हम 0 से लेकर के नहीं 23.5 से लेकर के 66.5 अंश को विषुवत वृत्त बोलेंगे, यानी कि उत्तर ध्रुवी वृत्त बोलेंगे। हम ध्रुव की तरफ बढ़ते जाते हैं। ध्रुव हमारा 90 अंश जो है करीब रहता है, उसको हम ध्रुव का नाम दे देते हैं, ध्रुवी वृत्त, ध्रुवी वृत्त क्षेत्र, यानी कि उत्तर में रहता है तो उत्तरी ध्रुवी वृत्त क्षेत्र। वही दक्षिणी गोलार्ध में जब आएंगे 66.5 अंश, तो हम उसको बोलेंगे दक्षिणी ध्रुवी वृत्त। दक्षिणी ध्रुवी वृत्त किसको? 66.5 अंश जो रेखा है अक्षांशीय रेखा, उसको दोस्तों। तो यहाँ पे 4 पॉइंट पे यही बताया गया है, कर्क रेखा, मकर रेखा, उत्तरीय ध्रुवी वृत्त, दक्षिणी ध्रुवी वृत्त। तो आप समझ सकते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध में अक्षांशीय रेखा है तो उसको दक्षिणी ध्रुव वृत्त बोलेंगे, और उत्तरी गोलार्ध में जो स्थित रेखा है उसको उत्तरी ध्रुव वृत्त बोलेंगे। थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है उत्तरी ध्रुव गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध शब्दों में, उसके लिए आप ध्यान दीजिएगा कि उत्तरी गोलार्ध में जो स्थित रेखा है 66.5 अंश दोस्तों, उसको उत्तरीय ध्रुवी वृत्त बोलेंगे। दक्षिणी गोलार्ध में जो स्थित रेखा है उसको दक्षिणी ध्रुवी वृत्त बोलेंगे 66.5 अंश को। और 23.5 उत्तरी और 23.5 दक्षिणी को आपने समझ लिया। तो एक बार बता दीजिए, 23.5 अंश उत्तरी गोलार्ध में जो स्थित रहेगा रेखा उसको क्या बोलेंगे दोस्तों? उत्तरी गोलार्ध, कर्क रेखा। 23.5 अंश दक्षिणी गोलार्ध में जो रहेगा रेखा उसको क्या बोलेंगे? अक्षांशीय रेखा को मकर रेखा दोस्तों, मकर रेखा याद रखिएगा। दक्षिणी गोलार्ध मकर, उत्तरी गोलार्ध कर्क। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। पृथ्वी के ताप कटिबंध। अब हम देखेंगे कि ताप कटिबंध यानी कि जो तापमान रहता है उसको हम कैसे विभाजन करते हैं दोस्तों। पृथ्वी के ताप कटिबंध को समझेंगे। देखिए यहाँ पे पुस्तक में लिखा है, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों को सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। कर्क रेखा जो होता है उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों, मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में, जो दोनों रेखाओं अक्षांशीय रेखाओं के बीच में लिखा गया है यहाँ पे, सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है दोस्तों। केवल वर्ष में यह घटना एक बार होती है। और कहाँ घटना होती है? तो मकर और कर्क रेखाओं के मध्य में दोस्तों। इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, यानी कि इसको उष्ण कटिबंधीय कहा जाता है दोस्तों। उष्ण कटिबंधीय, यहाँ वर्षा भी बहुत अधिक होता है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में दोस्तों सबसे अधिक वर्षा होता है। और यहाँ पे एक दोस्तों बात ध्यान देने योग्य है, और याद रखिएगा, यहाँ पर जैव विविधता बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। सबसे अधिक जैव विविधता विषुवत रेखीय क्षेत्रों में, यानी कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में मिलता है दोस्तों। क्यों? वर्षा, औसत वर्षा अधिक होती है। और वहाँ पर जैव विविधता, इस शब्द के बारे में हम आपको बताएंगे आगे। पहले हम देशांतर और अक्षांशीय रेखा समझ रहे हैं, तो यहाँ बस ये ध्यान दीजिए कि जैव विविधता सबसे अधिक उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। क्यों? वर्षा अधिक होती है। आइए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, केवल सिर के ऊपर सूर्य मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में होगा, लेकिन मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोस्तों, यानी 23.5 अंश के बाद बढ़ेंगे इधर ध्रुव की तरफ, कभी भी सूर्य सिर के ऊपर नहीं होगा दोस्तों। यही यहाँ पे लिखा गया है, इसको मैं बता रहा हूँ आपको। और दक्षिणी गोलार्ध का बता रहा हूँ कि मकर रेखा के नीचे। उत्तरी गोलार्ध में जब कर्क रेखा के ऊपर बढ़ेंगे ध्रुव की तरफ, तो सूर्य सिर के ऊपर नहीं होगा। केवल सिर के ऊपर सूर्य कर्क रेखा मकर रेखा के बीच में जब आपकी स्थिति होगी, उसी के बीच में होता है, एक बार केवल होता है वर्ष में। अब देखिए, उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंधीय कहा जाता है। यानी कि औसत तापमान रहता है, मध्य में तापमान रहता है। सबसे अधिक तापमान उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में रहता है, यानी कर्क मकर रेखा के बीच में जो तापमान मिलेगा आपको, मकर रेखा के बाद जाएंगे ध्रुव की तरफ तो थोड़ा सा ठंडी बढ़ती जाती है, यानी कि शीतोष्ण कटि माने शीत रहेगा, उष्ण रहेगा, उसको शीतोष्ण बोलते हैं दोस्तों। शीत प्लस उष्ण, यानी गर्मी और ठंडी थोड़ी सी बढ़ती जाती है ध्रुव की तरफ जाने पर। सूर्य की जो स्थिति होती है वह थोड़ा सा, मतलब सूर्य अपनी स्थिति से ढकता जाता है, यानी कि पूरा सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती है दोस्तों, यही समझेंगे आप। और सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता है तो उष्णता वहां पे बनी रहेगी और ठंडक भी बनी रहेगी, तो उसको हम शीत प्लस उष्ण, शीतोष्ण बोलते हैं उस क्षेत्र को। यानी मकर रेखा के बाद और इधर उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा के बाद का जो क्षेत्र है, यानी कि 23.5 अंश के ऊपर और 66.5 अंश के नीचे का जो क्षेत्र है दोस्तों, उसको हम शीतोष्ण बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, 23.5 अंश और 66.5 अंश दोनों के बीच का क्षेत्र जो होता है शीतोष्ण बोलते हैं उसको। यही स्थिति दक्षिणी गोलार्ध में भी होती है, 23.5 से 66.5 अंश, और यही स्थिति उत्तरी गोलार्ध में भी होती है दोस्तों, 23.5 से 66.5 अंश के बीच के क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। आइए आगे देखते हैं दोस्तों। तो आपने देखा कि शीतोष्ण कटिबंधीय किसको बोलते हैं, आपको हमने समझाया। भाषा, शिक्षा का जो भाषा है समझने, आपको समझ में आ रहा होगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ऐसे ही
आवश्यक और महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ एनसीईआरटी बेस्ड मैं जो भी आपको बता रहा हूँ एनसीईआरटी बेस्ड है, बहुत ही आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं यहाँ से। तो इसको लोग अध्ययन करते हैं, एनसीईआरटी 6 से लेकर के 12वीं तक के बुक को पीसीएस, आईएएस, अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं वाले छात्र अध्ययन करते हैं। तो आइए आगे देखते हैं, समय न विलंब करते हुए। शीत कटिबंधीय कहलाते हैं दोस्तों, मैंने आपको यहाँ पे मैं पॉइंट था कि शीतोष्ण कटिबंधीय किसको बोलते हैं। आइए अब शीत कटिबंधीय किसको बोलते हैं। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणीय ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणीय ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत अधिक होती है, क्योंकि यहाँ